Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आम आदमी पार्टी ने चाहे 13-0 का नारा दिया है, लेकिन इस मोमेंटम में जो अभी लग रहा है उसको क्रॉस करना या अचीव करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस ने स्ट्रेटेजाइज किया, वो देखें कि बिग गन्स को उतारा है। राजा बड़िंग खुद आए हैं, सुखी रंधावा को उतारा है, कई मिनिस्टर्स लड़ रहे हैं। एक चरणजीत चन्नी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वो भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि ये रोड टू रिवाइवल। देश की तरह पंजाब में भी मौसम ने करवट ली है और सदगर्मी बढ़ रही है और उसी से चुनावी माहौल में भी सदगर्मी बढ़ गई है। 13 सीटें हैं पंजाब में, वहां पे विश्लेषण करने के लिए हम सब एक साथ बैठे हैं। मेरे साथ है मंजीत सहगल, साथ में असीम बसी और अमन भारद्वाज, और चर्चा करते हैं आज कि कौन आगे है, क्योंकि देश में किस तरह का भी माहौल हो लेकिन पंजाब की सोच हमेशा उससे थोड़ा हटके रहती है। तो पहले बात करते हैं मंजीत सहगल से। मंजीत जी, आप ये बताइए, आप पंजाब के अलग अलग दौरों पे रहे हैं और खास तौर पे हमने 2022 का चुनाव देखा जहां पे 92 सीट हैं वो आम आदमी पार्टी है। तो आपको लगता है वो मोमेंटम अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ बना हुआ है, या आपको लग रहा है कि जैसे इंडी अलायंस है, बाकी जगह है, यहाँ पे अब जिस तरह से फोर कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ है जहां पे हमने देखा कि बीजेपी भी है, श्रीमनी अकाली दल भी है, तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है, कौन आगे चल रहा है, कौन आगे नहीं है? देखिए, अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछले चुनाव में थोड़ा सा माहौल अलग था, और आए इलेक्शन में कुछ ना कुछ माहौल बदल जाता है। कुछ मुद्दे चुनाव के वो चुनाव को ज़रूर प्रभावित करते हैं, लेकिन पंजाब के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पंजाब में पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे भी हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और खासकर आपके चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से अकेले चुनाव लड़ने का एक मूड बनाकर आई थी। उसे उम्मीद थी कि अब की बार जो पंजाब के ग्रामीण मतदाता है उसके साथ जुड़ेगा, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करने की, भले ही उसने कांग्रेस के कई सिख चेहरे जो प्रो फार्मर माने जाते थे उनको अपने पाले में लिया। एक किस्म से कांग्रेस की बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन उसका कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, बैकफायर हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धरातल पर जो किसानों से जुड़े मुद्दे थे या फिर पंजाब से जुड़े कई और मुद्दे थे उन पर काम नहीं कर पाई। और जो किसान एक ऐसा वर्ग है जो बाकी के वर्गों को भी प्रभावित करता है, चाहे पंजाब की इकोनॉमी हो या फिर रोजमर्रा का जीवन हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं बनी। जिस तरह से हरियाणा में हमने देखा कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से छितर रहा है, अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, उसी तरह पंजाब में जो किसान वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं आ पाया। और भारतीय जनता पार्टी से लाख कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी शायद एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं पाया। और आज हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो उनको गांव में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है, उनको हैकल किया जाता है, उनको रोका जाता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप तो यहाँ पर बीजेपी की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। असीम बसी हैं हमारे साथ। आप काफी जगह घूमे, अमृतसर भी गए, लुधियाना, जुलंधर, काफी जगह गए हैं। तो आपको ग्राउंड में सेंस में क्या आपको लग रहा है, खासतौर पर अगर हम बात करें, क्या आम आदमी पार्टी आगे है या फिर कांग्रेस आगे है ये इसमें? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने स्ट्रैटेजाइज, जैसे मंजीत सहगल बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजाइज तो किया है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बहुत हद तक इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। एक ग्राउंड सिचुएशन ऐसा बन रहा है जहां पे वो आगे नहीं है। आपका क्या मानना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के? देखिए, मैं अगर 2019 की बात करें तो मुझे पता है कि कांग्रेस की 8 सीटें आई थी, 2 बीजेपी के पास थी, 2 अकाली दल के पास थी, और आम आदमी पार्टी का एक ही एमपी था जो अब चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। लेकिन उसके बाद चीजें चेंज हुई, सरकार बनी, हम ग्राउंड लेवल पे गए हैं, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए हैं। अगर आप देखें आगे कौन है तो मैं ये बता दूंगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेक टू नेक है इस पूरे इलेक्शन में। अकाली दल और बीजेपी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग अलग ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं वो नेक टू नेक है। कई सीट्स के ऊपर पता भी नहीं क्या चेंज होगा, क्योंकि क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट है। अगर 55-60% भी पोलिंग होती है तो जिसको 27-28% भी वोट पड़ जाएगा तो वो आगे निकल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने चाहे 13-0 का नारा दिया है, लेकिन इस मोमेंटम में जो अभी लग रहा है उसको क्रॉस करना या अचीव करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस ने स्ट्रेटेजाइज किया, वो देखें कि बिग गन्स को उतारा है। राजा बड़िंग खुद आए हैं, सुखी रंधावा को उतारा है,
कई मिनिस्टर्स लड़ रहे हैं। सो एक चरणजीत चन्नी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वो भी लड़ रहे हैं। सो कांग्रेस को लगता है कि ये रोड टू रिवाइवल हो सकता है। 78 सीट थी उनके पास 2017 में, 18 पे रह गई 2022 में, कि ये रोड टू रिवाइवल हो सकता है। तो बिग गन्स जहां पे कांग्रेस पार्टी ने उतारे थे, अमन से बात करते हैं। अमन, सीधा बताइए, कांग्रेस की बात होगी, बीजेपी की बात होगी, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उन्होंने भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स उतारे हैं। कम से कम 5 तो नजर आ ही रहे हैं मैदान में। कितना फायदा होगा, क्योंकि भगवंत मान भी लगातार इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, तो क्या लग रहा है सिनारियो? देखिए, सबसे ज्यादा तो जो जितनी विधानसभा सीट्स है उसमें मालवा बेल्ट, क्योंकि 69 सीट्स विधानसभा की कवर होती है, और आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल शुरुआत हुई वो मालवा बेल्ट से खासकर हुई। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक, और वहां पर मालवा ऐसा रीजन है पंजाब का जो सबसे बड़ा भी है पॉलिटिकली, अगर विधानसभा सीट्स के हैं, या आम आदमी पार्टी के लिए बेनिफिट ये है कि वहां पर जैसे किसान जो चाहे किसानों की बेल्ट या जो जत्थेबंदी किसानों की है जितनी, तो वो कहीं ना कहीं उस एरिया में, मालवा एरिया में ज्यादा एक्टिव है, चाहे आप मानसा, बठिंडा, संगरूर। तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी को फैक्टर है जो प्लस पॉइंट में आम आदमी पार्टी के जा सकता है। और जो जितने 92 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, तो वो भी ज्यादातर मालवा कवर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी को एज है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के लिए जैसे 13-0 का सीएम कह रहे हैं, तो ऐसे में ये है कि 2 साल में जितने काम हुए हैं, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे जितना उन्होंने पब्लिसाइड किया है अपने अपने जितने इश्यूज थे, तो उस पर कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी ये प्रचलन में जरूर है कि हमने 2 साल में उतना काम किया है जो जितना शायद अकाली दल ने या कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपने समय में ना किया हो। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो इंडिया अलायंस है, तो ऐसे में बीजेपी की खिलाफत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ ही अकाली दल के लिए एक प्लस पॉइंट जरूर है, क्योंकि जितनी 13 लोकसभा सीट्स हैं उन पर कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व से ज्यादा या अपनी प्लस पॉइंट बनाने से ज्यादा बीजेपी की खिलाफत करना तीनों पार्टीज को कहीं ना कहीं सूट कर रहा है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन इनको वोट में कैसे तब्दील किया जाए या कैसे आम आदमी पार्टी करेगी, वो एक बड़ा अलग से चैलेंज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास उस तरीके के फेसेस नहीं है शायद जैसे बीजेपी ने कोशिश की है। प्रेजेंट 4 एमपी बीजेपी लड़ा रही है, और साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से जो सेंटर में जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, यहाँ लिकर स्कैम के आरोप लगते हैं, यहाँ पर वैसा कोई फेस नहीं है जैसा पंजाब के लोगों को या एक साइकी में लोग पसंद करते हैं। जैसे राजा वड़िंग है, नवजोत सिद्धू थे, चरणजीत चन्नी का जो एक मजाकिया अंदाज है, सुखबीर बादल है, विक्रम मजीठिया है, तो ऐसे फेसेस या उस एटीट्यूड का कोई लीडर आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। तो अभी भी आप जैसे बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हों या फिर भगवंत मान है, उनके चेहरे पे ही आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं श्रोमणी अकाली दल के, क्योंकि यहां पर हमें देखा है कि लगातार 2022 में भी उनका ग्राफ लगातार कम होता जाए है। लेकिन अब क्या लग रहा है कि क्योंकि हम बठिंडा भी गए, बाकी जगह भी ग्राउंड रिपोर्ट की, तो संगरूर में जहां पे पकड़ हो सकती थी, परमिंदर ढिंडसा हैं, उनको नहीं लड़ाया गया, बाकी सारी चीजें, तो उनका जो ग्राफ है वो क्या लग रहा है मंजीत आपको? देखिए कमल, अगर हम पिछले चुनाव की तुलना करें तो हमें साफ नजर आता कि श्रोमणी अकाली दल का जो वोट प्रतिशत है, मत प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। 2017 में 25% के करीब था, और उसके बाद 2022 में लुढ़क कर वो 18% आ गया, और 18% भी तब था जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में था। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो चुनाव भी दोनों ने गठबंधन में ही लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर उस वक्त 9% के करीब था, लेकिन 2022 में जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो लुढ़क कर 6% तक आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो लगभग स्थिर है लोकसभाओं की अगर बात करें, लेकिन अकाली दल का मत प्रतिशत लगातार गिर रहा है। अकाली दल को शायद इसी के चलते पंजाब बचाओ यात्रा भी निकालनी पड़ी। सुखबीर सिंह बादल स्वयं लगभग सभी कंस्टिट्यूंसीज को कवर करके आए। दरअसल अकाली दल का जो परंपरागत वोट बैंक है वो गांव में बसता है। वैसे भी पंजाब के ज्यादातर जो मतदाता हैं वो गांव में ही हैं। तो अकाली दल का जो परंपरागत वोट बैंक था वो लगातार खिसक रहा है, और उस पर सेंध लगा रहा है आम आदमी पार्टी। आपने देखा था कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 42% के करीब मत प्रतिशत आम आदमी पार्टी का हो गया। सबसे बड़ा डेंट इसमें पड़ा था वो अकाली दल को पड़ा था। अकाली दल की फिक्र यही है कि उनका वोट प्रतिशत घट रहा है, और वैसे
अगर हम चुनाव विशेषज्ञों की बात करें तो सलाह दी गई थी भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की, आप ये अलायंस बनवाइए फिर से, क्योंकि अगर वो दोनों मिलके चुनाव लड़ते तो एक फोर्स बनते, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर दे सकते थे, लेकिन ये अलायंस नहीं हुआ। अलायंस क्यों नहीं हुआ उसके भी बड़े कारण थे, जैसा कि आपको मालूम है कि शिरोमणि अकाली दल का एक पास्ट लाइफ का बैगेज है। जब अकाली दल और भाजपा की सरकार थी उस वक्त बेअदबियों के कई मामले सामने आए, और वहीं नशाखोरी की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, नशा के मामले भी बहुत सारे बढ़ गए। तो इस तरह से पास लाइफ बैगेजेस तो अकाली दल का अब पीछा कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो स्थानीय मुद्दे हैं अकाली दल के वोट बैंक को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। सुखबीर बादल ने अभी पंजाब बचाओ यात्रा की, उसका उनको कितना फायदा नहीं मिला या नहीं मिला, कितना मिलेगा, चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के लिए उनका लिटमस टेस्ट है, अग्नि परीक्षा है जैसे आप बोल रहे हैं। अगर हम बात करें खासतौर पे मालवा, माझा, दुआबा, लेकिन यहाँ पे भी बात आ रही है कि अलायंसेस बाकी जगह काम कर रहे हैं पर पंजाब में नहीं कर रहे हैं, चाहे अकाली दल बीजेपी का हो या फिर हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का हो। इसका क्या आपको कारण लग रहा है और आपको लग रहा है कि कितना टाइट है ये सिचुएशन? क्या आपको लगता है कि मेजोरिटी जैसे प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है और सर्वेस भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस ही आगे ले जाएंगे, या आपको लगता है कि बाकी पार्टीज भी बिछड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, अलायंस वर्क नहीं किया इंडिया अलायंस का यहाँ पे, क्योंकि बड़े एडमेंट थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी और कांग्रेस के कि हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं लड़ने चाहते, अलग अलग। जैसे सर ने बताया कि अकाली दल और बीजेपी इकट्ठा आना चाहते थे, लेकिन वो फार्मर इशू जो आया बीच में, वो एक बड़ा एक मुझे लगता है वो वर्टिकल डिवीजन हुआ दोबारा। और लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले ही फार्मर जो अलायंस आया, फार्मर जो एजिटेशन आया, उसकी वजह से अलायंस नहीं हो पाया। इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि हम क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही आगे है। वो रीजन ये है क्योंकि अकाली दल और बीजेपी ने शुरू से ही अलायंस में लड़ा है इलेक्शन, शुरू से ही जब भी सरकारें भी बनाई हैं अलायंस में बनाई हैं। बीजेपी 3 सीट लड़ती थी, जलंधर, होशियारपुर और अमृतसर, गुरदासपुर, सॉरी अमृतसर लड़ती थी, गुरदासपुर और होशियारपुर लड़ती थी। अकाली दल 10 सीटों पे लड़ता था, लेकिन कांग्रेस अकेले लड़ती थी। सो अभी तो कई कॉन्स्टिट्यूंसीज बीजेपी के लिए नहीं है, वहां काडर भी नहीं है, मतलब रैंक और प्रोफाइल भी डेवलप करना पड़ेगा। अकाली दल के लिए भी आप देख सकते हैं, जब यहाँ इनका डिबैकल हुआ तो 15 सीट पे रह गए, पिछले इलेक्शन में 3 सीट पे रह गए, पार्लियामेंट्री में 2 थे, 2 में एक सुखबीर थे, और इस बार भी हालत सही नहीं लग और इस बार तो सुखबीर लड़ भी नहीं रहे हैं। सो और अकेले लड़ना पड़ेगा। पिछली बार जब अकाली दल बीजेपी जब भी सीटें जीती थे इकट्ठे होकर लड़ते थे, अब तो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अपनी अपनी वोट्स ले जाएंगे। सो दिस इज द रीजन मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही मेन फाइट में है। और लेकिन चलो आगे जाके जो भी नंबर्स आते हैं नेशनल लेवल पे, एक एडवांटेज तो इनको हो जाएगा कि वो इंडिया अलायंस में ही सीटें जाएंगी सारी। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये एक बड़ा रियलिटी चेक होगा अकाली दल और बीजेपी के लिए 2027 से पहले कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वोट परसेंटेज, सीट परसेंटेज जो भी है। तो ये उनके लिए एक टेस्ट है कि क्या वो अकेले लड़ते हैं, लड़ पाते हैं और उसका रिजल्ट आता है कि नहीं। सो अलायंस वर्क ना करना उनके लिए अपने आप में एक टेस्ट हो चुका है। तो चलो एक लेवल ले लेते हैं, एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितना आप सोच रहे हैं कि अंदाजन है? अब देखिए, बीजेपी के हिसाब से तो बीजेपी अगर 2 सीट्स पर जो बीजेपी की इंटरनल जो चर्चा है या कहने की 2 सीट्स हमारी एट प्रेजेंट है, तो उस पर भी अगर हम मेंटेन करते हैं और वोट परसेंटेज बढ़ती है तो हमारा एक 2027 के लिए या अगले चुनाव के लिए एक ग्राफ जरूर तैयार होगा और हमारा खुद का कैडर स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अलायंस ना होने की भी वजह यही थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं 117 जो विधानसभा सीट्स हैं उसमें अपना 50% या 50% से नियर अबाउट अपना वोट शेयर या एक सीट शेयर जो है वो अकाली दल के साथ देख रही। तो जो अकाली दल को लग रहा था कि चाहे वो एसजीपीसी है, जो उनकी खासकर बैकबोन अकाली दल की पॉलिटिक्स में किसानी और पंथक, क्योंकि 2 ही बेस हैं अकाली दल की अब तक 100 साल के पॉलिटिक्स में, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको डेंट करेगी। इसी वजह से अगर वो 50% चाहे सीट शेयर देती विधानसभा में 27 के लिए या अब अगर अलायंस करती तो कहीं ना कहीं वो वोट परसेंट कहीं ना कहीं डेंट करता और आगे जाके वो एसजीपीसी या साथ साथ जो 2 बेस हैं पंथक और किसानी उसमें बीजेपी अकाली दल को नुकसान कहीं ना कहीं करती। तो इस वजह से एक अलायंस नहीं हुआ और दूसरा बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना और अपना कैडर और ग्राफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी यूज की थी। और 2 सीट्स बीजेपी मान के चल रही है कि अगर 2 सीट्स भी या 3 सीट्स का भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जीतती, जैसे आप बोल रहे थे अकाली दल का ग्राफ है, वैसे ही बीजेपी का ग्राफ लगातार यहाँ पे डाउन हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और खासतौर पे जो रैलीज करेंगे। अगर हम बात करें 2 ऐसे शख्स हैं जिनका नाम काफी चर्चा में चल रहा है,
सिमरनजीत मान है और फिर अमृतपाल संधू हैं। ये दो ऐसे शख्स हैं जो कि कंटेंशन में भी हैं और जीतने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, एक संगरूर से और एक खडूर साहिब से, तो उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। मंजीत, क्या मानना है? देखिए, 2022 में संगरूर का जो उपचुनाव हुआ था उसमें सिमरनजीत सिंह मान चुनाव जीत गए थे और सरकार बनाने के 2 महीने के भीतर ही आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार गई थी। उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन उस चुनाव जीतने के असली कारणों की तरफ अगर आप जाएं तो ये कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, कुछ ऐसे चुनावी वायदे थे जिनको लेकर लोगों को उम्मीदें थी और अचानक जब वो वायदे पूरे नहीं हुए 2 महीनों के भीतर तो सरकार से नाराजगी सामने आ गई। तो सिमरनजीत सिंह मान ने ये चुनाव जीता था, बड़ी नाराजगी के चलते जीता था क्योंकि पॉल प्रॉमिसेस पूरी नहीं की गई थी। लेकिन उससे एक परसेप्शन भी बन गया कि क्या पंजाब में हार्डलाइनर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या लोगों में उनको लेकर एक्सेप्टेबिलिटी है या फिर नहीं है। तो सिमरनजीत सिंह मान का ये चुनाव जीतना अब के चुनाव को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हमने देखा खडूर साहिब में अमृतपाल सिंह जो पहले भारतीय संविधान में यकीन नहीं रखता था, अब वो बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और जिस तरह से उसे समर्थन मिल रहा है उससे जो दूसरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी चूलें हिल गई हैं। बड़ी बात यह है कि अमृतपाल सिंह को यह समर्थन क्यों मिल रहा है। दरअसल अगर वैसे तो कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे इन चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। आप तरन तारण की बात ले लीजिए, अमृतसर की बात ले लीजिए या साथ लगते दूसरे राज्यों की बात ले लीजिए, तो पंजाब में आज भी नशाखोरी की जो प्रवृत्ति है, स्मगलिंग है, वो एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के बीच में बड़ा मुद्दा है। आप अगर जरनैल सिंह भिंडरांवाले की बात लें तो जरनैल सिंह भिंडरांवाले को जब लोकप्रियता मिली थी वो सिर्फ इसलिए मिली थी कि लोग आज ही जा चुके थे नशाखोरी से, अपराध से या फिर दूसरी चीजों से। तो जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने भी उस वक्त इस तरह के एक अभियान चलाया था, गांव-गांव जाकर वो सिक्खी को प्रमोट कर रहे थे और सिक्खी को प्रमोट करने के साथ साथ वो नशाखोरी, शराब और इन चीजों का भी विरोध कर रहे थे। और यही कारण है, देश भर में अगर कई लोग सोच रहे हैं कि अमृतपाल बंद है, डिब्रूगढ़ में है, चैप्टर बंद हो चुका है, ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने नामांकन नॉमिनेशन अपना भरा और वो पेपर्स भी एक्सेप्ट हो गए और शायद बिना प्रचार किए उनका परिवार उनके लिए प्रचार कर रहा है और उसमें भी। तो चलो हम लोग थोड़ी सीटों पे भी बात कर लेते हैं। कहाँ आपको लग रहा है कि कांग्रेस स्ट्रांग जा रही है और कहाँ आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी है वो स्ट्रांग है? देखिए, अगर हम माजा से शुरू करेंगे तो अमृतसर है, वहाँ गुरदासपुर है, खडूर साहब है। अमृतसर में थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं हैट्रिक के लिए गुरजीत औजला, सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट हैं वहाँ, कुलदीप धालीवाल आम आदमी पार्टी से हैं, तरनजीत संधू जो IFS ऑफिसर रहे हैं वो हैं, अनिल जोशी जो कि बीजेपी में मिनिस्टर थे और बाद में वो अकाली दल में आए वो हैं। सो मुझे लगता है वहाँ पे पीपल विल डिसाइड। लेकिन अभी भी जो मुझे लगता है कि मेन कॉन्टेस्ट कांग्रेस वर्सेस आप लग रहा है। हालांकि वहाँ बीजेपी क्योंकि राम मंदिर वाला एक इशू था जिसमें काफ़ी अर्बन वोट्स लगता है पोलराइज हो सकते हैं। जो अनिल जोशी हैं वो पॉपुलर हैं, पुराने हैं, लोकल बॉडीज मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस को रूरल और अर्बन में थोड़ा सा मोनोपोलाइज करते हैं तो वो गुरदासपुर में सनी देओल रहे हैं, वो तो नदारत रहे, तो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जितेंद्र रंधावा आगे हैं। और खडूर साहब से जैसे हम अमृतपाल की बात कर रहे थे, तो आप मालवा की बात करें तो मालवा का बताइए, क्या असेसमेंट है आपका? मालवा में आम आदमी पार्टी का थोड़ा ग्राफ ऊपर है क्योंकि बठिंडा में जैसे हरसिमरत कौर बादल काफी टाइम से थे, तो अभी जो खुडियां हैं उनकी एक इंटरनल रूरल एरिया में बठिंडा रूरल में थोड़ी पहचान है। उनके पिता क्योंकि पंथक पॉलिटिक्स से आते हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं टक्कर हरसिमरत कौर बादल और आम आदमी पार्टी के जो खुडियां हैं, जो मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री है पंजाब के, तो उनके बीच है। संगरूर में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं आ जाए क्योंकि आम आदमी पार्टी का बेस दूसरे मंत्री नहीं थे, दूसरे मंत्री भी है। और वैसे ही संगरूर के अंदर सिमरनजीत मान, मीत हेयर और सुखपाल खेरा, इन तीनों में टक्कर जरूर है, लेकिन मुकाबला फिर भी दूसरे नंबर पर कहा जा रहा है कि सिमरनजीत मान कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। वही मीत हेयर और सिमरनजीत मान के बीच मुकाबला है। ऐसे ही अगर और कंस्टिट्यूएंसी जैसे पटियाला है तो बीजेपी का जब वहाँ परनीत कौर का विरोध हुआ तो वहां पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अजय, कांग्रेस सबसे ज्यादा, क्योंकि धर्मवीर गांधी कांग्रेस ने जो क्योंकि पंजाब में एक इंटरेस्टिंगली धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी से लड़े, फिर अपनी पार्टी से लड़े, फिर उनके बाद
अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं वो सबसे आगे हैं कि वो, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या पकड़ वैसा ही बना हुआ है मालवा बेल्ट पे? उतना नहीं है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला फैक्टर, जैसे सर ने भी बताया कि संगरूर जो एक लूज करना कहीं ना कहीं इमोशनली जरूर इफेक्ट किया, क्योंकि कुछ समय बाद ही तो थोड़ा लूजन हुआ है, लूजन हुआ है। और खासकर जो चीजें थी, चाहे वो फार्मर से जुड़ी हैं, चाहे वो लोगों से जुड़ी हैं, तो वो लोगों को लगता है कि शायद 2 साल में जितनी बड़ी कमिटमेंट्स थी तो वो शायद उतनी फुलफिल नहीं हुई है जितनी हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो जरूर एक इफेक्ट है। इसीलिए कांग्रेस का जो खुद का एनालिसिस है या चर्चा भी है, चाहे वो चरणजीत चन्नी हो, उनको माना जा रहा है कि वो अपनी सीट पर स्ट्रांग है। ऐसे ही पटियाला में धर्मवीर गांधी को माना जा रहा है कि वो स्ट्रांग है। लुधियाना में रवनीत बिट्टू वर्सेस राजा वड़िंग है, तो हॉट सीट बनी हुई है। लेकिन वहां पर भी माना जा रहा है कि कांग्रेस हो सकता है कि सीट निकाल जाए, वो स्ट्रांग है। तो ऐसे जरूर है, लेकिन अगर रेशियो की बात की जाए तो कांग्रेस जरूर अभी तक कहीं ना कहीं, और जैसे फेसिस को लेकर एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जरूर है, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोआबा रीजन की, और जलंधर और होशियारपुर हैं, और दोनों में साइजेबल हिंदू पॉपुलेशन भी है। और हम वो भी बात करते हैं कि एक जो इक्वेशंस हैं, एक तो पहले जट सिख का एक बहुत बड़ा दबदबा माना जाता था, और अब हम बात कर रहे हैं कि अर्बन सीट्स हैं जहां पे काफी हद तक कई सेगमेंट्स है पॉपुलेशन के, जैसे ओबीसी हो गए, या हम बात करें बैकवर्ड क्लास हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, ये हो गया। और दूसरा हो गया कि हिंदू पॉपुलेशन है जहां पे अर्बन वोट्स को बीजेपी रुझाने की कोशिश कर रही है। होशियारपुर बीजेपी के ही खेमे में गया था, लेकिन हमने देखा उसके बाद काफी कुछ हुआ, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए। अब आपको ये जो 2 सीट्स हैं दोआबा में, जलंधर और होशियारपुर, उसका अगर आंकलन करें, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर पंजाब की जनसंख्या की बात करें तो 3 करोड़ के करीब करीब जनसंख्या है, और उसमें 1 करोड़ के करीब करीब हिंदू मतदाता हैं। लेकिन पंजाब का हिंदू, उत्तर प्रदेश का हिंदू या दूसरे किसी सूबे का हिंदू बिल्कुल अलग है। पंजाब में जो हिंदू है वो पूरी तरह से हिंदू नहीं है, वो सिख धर्म से भी प्रभावित है। तो यही कारण है कि पंजाब में राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, जिस जगह पर कंसंट्रेशन प्रवासी लोगों की ज्यादा है, चाहे आप लुधियाना ले लीजिए, जालंधर ले लीजिए, तो वहां पर ये मुद्दे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मतदाताओं को पोलराइज करने में नाकाम रही है। यही बड़ा कारण है कि वो इंक्लूसिव नहीं है। अगर वो पूरी तरह से हिंदू होते तो शायद उत्तर प्रदेश की भांति यहां पर भी हमें ये देखने को मिलता। लेकिन फिर भी इन मतदाताओं में अब की बार कहीं ना कहीं कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से जागरूकता आई है। भारतीय जनता पोलराइजेशन क्या हुई है? नहीं, पोलराइजेशन नहीं हो सकती पंजाब में, संभव ही नहीं है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर लोग सिख धर्म को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या कोई और हो। 65% से ज्यादा सिख धर्म को मानने वाले लोग पंजाब में बसते हैं। हिंदू हैं, कुछ जो हिंदू अर्बन पॉकेट्स आप कह लीजिए, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां अर्बन और सेमी अर्बन क्षेत्रों में वहां पर हिंदू मतदाता हैं। वो उनका अपना मत शेयर है, लेकिन वो बटा हुआ है। कुछ हिंदू कांग्रेस की तरफ उनका रुझान रहता है, कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से। पिछले चुनाव में देखिए हिंदुओं ने जमकर बॉइल डाउन करती हूँ कि जलंधर और होशियारपुर में मींस किसको आप आगे मान रहे हैं? देखिए, होशियारपुर में अचानक उम्मीदवार को बदल लेना और उम्मीदवार की पत्नी को टिकट देना, और फिर वहां पर जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा टफ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। खास पर हो सकता है, आप जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, केक वॉक नहीं होगा आपकी बार होशियारपुर जितना। जलंधर में चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो काफी दमदार उम्मीदवार हैं, मजबूत हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस दल बदलू को चुना है, रिंकू अचानक अब तीसरी पार्टी में आ गए, तो अब रिंकू एक कह लीजिए स्टिकी विकेट पर है, तो वहां पर भी कांग्रेस का दबदबा बन रहा है। तो ये 2 सीटें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में कहीं जा सकती हैं, क्योंकि भाजपा की चैलेंजेस बड़े हैं। तो अगर भाजपा दांव लगा सकती है तो हो सकता है लुधियाना में उसका दांव लग जाए। गुरदासपुर में भी ऐसा ही लग रहा है कि अब की बार शायद वो पहले जैसी बात नहीं होगी कि आप बॉलीवुड अभिनेता को ले आए और एक बार आप पंप उखाड़ने की बात करके कुछ मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात तो कांग्रेस कह रही है कि पंप उखाड़ने के लिए लगाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब ये डर है कि क्या वो पहले की तरह कम से कम 2 सीटों पर भी मजबूती बना पाएगी या नहीं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, बसीने की ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही टक्कर है। और तो ये आप सुन रहे थे, खासतौर पे हमारे जितने भी सीनियर सहयोगी हैं सीधा आपको बता रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन आगे नहीं है।
और किसके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी और अगर हम बात करें कांग्रेस की, ये दोनों मेजॉरिटी चंक यहाँ पे आगे दिख भी नहीं रही है, ये लेके भी जाएंगी और खासतौर पे शिवसेना अकाली दल और बीजेपी के लिए संकट बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि कोशिश हर पार्टी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों हैं और खासतौर पे गर्मी भी बढ़ती जा रही है। इस बीच में 1 जून को मतदाता वोटिंग सेंटर्स पे जाएंगे और उम्मीद यही कही जा रही है कि एक बड़े नंबर्स में जाएंगे और एक क्लियर वर्डिक्ट है। खासतौर पे इन 13 सीटों को लेके पंजाब अपना मत जरूर डालेगा और हम आपको सीधा यहां से लाइव जानकारी देते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ हम सब यहाँ से मंजीत सहगल, असीम बासी, अमन भारद्वाज और मैं हूं कमलजीत संधू।